बेटी तो अपनी होती है और बहू पराए घर से आई है। निशा बेटा, जल्दी से बाहर जाओ, देखो कौन आया है। नीलम जी अपनी बेटी को आवाज देते हुए बोली। कौन आया है मम्मी? निशा भागते हुए बाहर आई। अरे मीना बुआ जी। भागते हुए निशा अपनी बुआ के गले से लिपट गई और चहक चहक कर बुआ जी से बातें करने लगी। पहले बुआ जी को आराम तो करने दो, सफर से थक कर आई है। नहीं मम्मी, पहले मुझे बुआ जी से ढेर सारी बातें करनी है। भाभी कर लेने दीजिए निशा को बातें, शादी के बाद तो वैसे भी इससे जल्दी मिलना नहीं हो पाएगा। हाँ जीजी, ये तो है, कैसे बेटियां बेल की तरह बढ़ती चली जाती है और कब शादी लायक हो जाती है पता ही नहीं चलता। सही कहा भाभी, ऐसा लगता है अभी कल ही की तो बात है जब नन्ही सी निशा आपकी गोद में आई थी और आज देखिए शादी लायक हो गई। हाँ सही बात है जीजी, नीलम जी ने कहा। भाभी वैसे रानो बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? मीना ने पूछा। रानो अंदर रसोई में है, चलिए मैं वहीं उससे मिल लेती हूँ। और जैसे ही रानो ने बुआ जी को देखा, झट से उनके पैर छूकर बोली, बुआ जी आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैं यहीं चली आई। अपनी बुआ जी को चाय वाय पिलाओगी या नहीं? मीना बोली। बस अभी बुआ जी। और मीना जी फिर से नीलम जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी प्यारी है रानो बहू, शादी में ही रहना हुआ था इसके साथ, उसके बाद तो अब मिल रही हूँ। स्वभाव संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं इसके मम्मी पापा ने इसके अंदर। मैं तो पहले ही जब इसके साथ रही थी तभी जान लिया था कि बड़ी सुघड़ है आपकी बहू। नीलम जी के बेटे सुशील ने रानो से अपनी पसंद से शादी की थी और रानो सचमुच बहुत प्यारी है, लेकिन नीलम जी अभी तक उसे मन से नहीं अपना पाई थी। इतने में रानो चाय लेकर आ गई। लीजिए बुआ जी, आपकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय। तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे मसालेदार चाय पसंद है। बुआ जी ये बातें क्या भूलने वाली होती है, और वैसे भी अपनों की पसंद हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये लीजिए मम्मी जी आपकी कम पत्ती और कम शक्कर वाली चाय। और फिर रानो रसोई संभालने के लिए चली गई। नीलम की बेटी निशा की शादी में 15 दिन बचे थे और मीना को उसकी भाभी नीलम ने पहले ही बुलवा लिया था तैयारियां करवाने के लिए। मीना के आने से शादी वाले घर की रौनक बढ़ गई थी। अरे निशा, तू सारा सामान कहाँ रख देती है? मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे सब कुछ बता दे, नहीं तो शादी के समय सारा सामान ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। नीलम जी चिंतित होते हुए बोली। मीना ने देखा कि नीलम जी जल्दी ही कोई काम रानो से नहीं कहती। थोड़ी देर बाद नीलम जी बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। जीजी आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं और निशा आपको लेकर बाजार चल रहे हैं, काफी सारी खरीदारी करनी है। रानो को भी साथ ले लो, मीना जी ने कहा। रानो साथ में जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? नीलम जी बोली। रानो भाभी है निशा की, उसको भी थोड़ा अधिकार दो, अपनी ननद की शादी की तैयारी करवाने का। नहीं जीजी, हम लोग चल रहे हैं ना। और नीलम जी बिना रानो को साथ लिए ही चली गई। मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नीलम हर बात में अपनी बहू को उपेक्षित करती रहती है और अपनी बेटी को हर बात में आगे रखती है। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शाम को सब लोग शॉपिंग करके घर आए, तब तक रानो ने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रखा था। अरे वाह, कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है तूने, मीना कचौड़ी खाते ही बोली। जीजी निशा तो इससे भी अच्छी और स्वादिष्ट कचौड़ी बना लेती है। वो तो शादी की वजह से आजकल काम थोड़ा कम करवा रही हूँ उससे। शायद नीलम जी को मीना का रानो की तारीफ करना पसंद नहीं आया। कभी भी मीना रानो के बारे में कुछ कहती तो नीलम जी या तो निशा की बड़ाई करने लगती या फिर बात को वही टाल देती। मीना एक दिन बहुत सोच समझ कर बोली, भाभी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ,
हाँ जीजी कहिए। भाभी मैं देख रही हूँ आप हर काम के लिए निशा को ही पूछती हो, कभी रानो की मर्जी जानने की कोशिश नहीं करती, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी बहू बहुत ही सुघड़ और समझदार है। अरे जीजी, रानो पराए घर से आई है और पराए घर से आई लड़की क्या जाने हमारे घर के रीति रिवाज। निशा मेरी अपनी बेटी है, उसे तो यहाँ का सब कुछ अच्छे से पता है। और फिर रानो को इतनी समझ भी नहीं है खरीदारी इत्यादि की। भाभी आप रानो को पराई क्यों कह रही हो? वो तो आपके घर की लक्ष्मी है। और रही बात समझ की, तो जब आप उसको सिखाएंगी तभी तो वो जान पाएगी आपके घर के रीति रिवाजों के बारे में। और फिर कल को जब निशा ससुराल चली जाएगी तब यही रानो आपका ख्याल रखेगी। जीजी अपनी बेटी अपनी होती है और बहू तो पराई होती है। ये बिल्कुल गलत कह रही हो भाभी आप। अगर आप बहू को बेटी जैसा प्यार देंगी तो वो भी आगे आकर आपको पूरा सम्मान देगी। अभी आपकी बहू नई नई है तो आपके आगे पीछे घूम रही है, और जब उसको सामने से कोई प्यार नहीं मिलेगा तब एक ना एक दिन वह भी अपना प्यार लुटाना बंद कर देगी। मेरी मानिए तो बहू को खरीदारी और घर के कामों में सहयोगी बनाइए, उसे भी अच्छा लगेगा। शायद नीलम को मीना की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। शाम को जब सब लोग बाजार जाने के लिए तैयार होने लगे तो नीलम जी ने रानो को आवाज लगाई। रानो बेटा, चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ हमारे साथ चलने के लिए। रानो खुशी से जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने चली गई। मीना के चेहरे पर विजी मुस्कान तैर गई। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने एक बहू को उसका सम्मान दिलवा दिया। सास ने बेटे बहू का पोर्शन किराए पर क्यों चढ़ा दिया? मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे इलेश ने बाजू चढ़ाते हुए अपनी माँ ममता जी से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी और किसने कहा तुमसे? ममता जी ने वैसे ही जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इलेश फिर से चिढ़कर बोला। मुझे तो पता है, तुम्हें कुछ पता ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुम्हें बताया जाता है तो ये तो मैंने किया है। लेकिन आप उन लोगों को घर पर क्यों लाई थी? इलेश ने पूछा। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने वाली हूँ। और क्यों उठाने वाली हूँ वो शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, ममता जी बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी ममता जी की बहू किरण पास आकर तुनक कर बोली। आपकी मन मर्जी थोड़ी ना चलेगी, उस पोर्शन में हम और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमाओ बेटा होते हुए भी माता पिता को हर चीज के लिए तरसना पड़े तो इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और इंतजाम करो। कोई भी व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम पर है और इसके लिए मेरा जो मन करेगा मैं वो फैसला करूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे ये फैसला लेने से, ममता जी बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। समय के साथ सुरेश जी और ममता जी अब बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई हारी बीमारी लगी रहती थी। बहू तो उन्हें 2 रोटी बनाकर इसलिए नहीं देती कि एक दिन ससुर ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। ये सुनकर किरण तुनक कर ममता जी से बोली, अब से पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर गरम रोटियाँ सेकने के लिए रसोई में खड़ी रहूं। और अगर बेटे से दवा के किसी खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती है। जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी होता है।
अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसे कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने सुरेश जी को अपनी बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। सुरेश और ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी उन्होंने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, और आज हम लोग उसी बेटे पर मानो बोझ बन गए हैं। घर अपना था तो ममता जी ने इसका तोड़ निकाला, क्योंकि वो 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। उन्होंने घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप अपने बेटे से? इलेश एकदम करवट बदलते हुए बोला। बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा कोई सम्मान देते हो तुम? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था, ममता जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि चाहे इलेश कितना भी उसको भावुक करने की कोशिश करे मगर वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगी। लेकिन आप ये तो सोचिए कि हम लोग अचानक से कहाँ जाएंगे? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके, ये आपको अच्छा लगेगा? तभी इलेश अपनी आवाज में नकली मासूमियत लाकर बोला, किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं है, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत तड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है घर छोड़ने के नाम ने सारी हेकड़ी गायब कर दी। ममता जी जैसे आज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। अब तो ममता जी की बहू किरण भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है या तुम्हें कहाँ रहना है, मुझे तो बस 1-2 दिन में ये घर हर हाल में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे इससे कोई नहीं मोड़ सकता, ममता जी ने साफ शब्दों में कह दिया। पापा, आप मम्मी से कुछ क्यों नहीं कहते? आप क्यों चुपचाप बैठकर मम्मी की जातियाँ देख रहे हैं? वो दोनों वहीं पर बैठे सुरेश जी के पास आकर बोले, बेटा इलेश, अब घर छोड़ने के नाम पर तुम्हें सारे रिश्ते नाते याद आ रहे हैं। जब बहू तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है और मैं कुछ कहता हूँ, तब बहू मुझे भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती, उस वक्त तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए, जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद से बस इतनी उम्मीद रखता है कि कम से कम बुढ़ापे में सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी माँ किसी चीज के लिए पैसे मांगती है तो झाड़ पर पैसे उगते हैं क्या? ऐसा ताना दिया जाता है। तुम लोगों ने ही हमारे सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और ममता एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर। शायद उन परिस्थितियों ने ही हम लोगों के आंसू सुखा दिए। भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसलिए मैंने ममता को आजाद छोड़ दिया है ये फैसला लेने के लिए, और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे बेटा बहू के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ, और अगर ज्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूंगा। वो जमाना बीत गया जब बच्चे जातियाँ करते रहते थे और माँ बाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं, अब वो बहू बेटों की सलामी गुलामी नहीं करते। सुरेश जी गुस्से में बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता, उन लोगों को घर खाली करना पड़ा। उन लोगों के जाने के बाद दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। सुरेश जी ने ममता जी के इस फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी बेटा बहू के व्यवहार से बहुत आहत हो चुके थे। अब सुरेश और ममता जी ने राहत की सांस ली। कम से कम 2 रोटी अपने हाथ की होगी, मगर सुकून की तो होगी।